हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। देखो भैया, पूरे भारत में ये शोर है कि इथेनॉल से वाहनों का माइलेज गिर रहा है। लोग वीडियो डाल रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, पर सरकार मानने को तैयार ना है। अब यहाँ कुछ सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सरकार जबरदस्ती इथेनॉल दे क्यों रही है? आपके वाहन की इंश्योरेंस कंपनियां इस नई पॉलिसी का फायदा कैसे उठा रही हैं? इथेनॉल कैसे बनता है? हम तेल में सिर्फ इथेनॉल ही क्यों मिला रहे हैं? आखिर इथेनॉल मिलाने का कीड़ा किसके दिमाग से निकला है? ये अकेली वीडियो आपके इथेनॉल से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब दे देगी। अब एक भाई ने यह सवाल भी पूछा था कि अगर इथेनॉल इतना ही अच्छा फ्यूल है तो अब तक कहां सो रहा था? मतलब दुनिया ने पहले इथेनॉल का इस्तेमाल क्यों ना करा? और देखो, ये सवाल मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि इसके पीछे है कहानी, और अपने को कहानियां बड़ी पसंद है। तो चलो आपको भी सुना देता हूं। देखो, 1826 में अमेरिका में सैमुअल मोरे नाम के बंदे ने अमेरिका का पहला इंटरनल कंबस्शन इंजन बनाया, मतलब पेटेंट करा लिया। अब ये इंजन एक बोट में इस्तेमाल हुआ और ये प्योर इथेनॉल पर ही चलता था क्योंकि उस समय तेल की खोज हुई ही ना थी। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर दुनिया पहले से ही इंजन में इथेनॉल का इस्तेमाल कर रही थी तो बीच में पेट्रोल मुंह उठाकर कहां से घुस गया, और अब अचानक से कैसे इथेनॉल की घर वापसी हो रही है? तो भैया, इसका जवाब शुरू होता है एक टैक्स से। साल 1862 में अमेरिका में घमासान सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। अब युद्ध के खर्चे से सरकार की तिजोरी खाली हो गई। अब सरकार को पैसा चाहिए था तो वो क्या करेगी? टैक्स लगाएगी। तो जी ठोक दिया टैक्स हर चीज पर, शराब पर, तंबाकू पर, ताश के पत्तों पर, जो दिखा उस पर टैक्स ठोक दिया। और यही एक भयंकर गलती हो गई। अब ये जो इथेनॉल है तो ये भी अल्कोहल ही, और जब शराब पर टैक्स लगा तो साथ में इथेनॉल भी बलि चढ़ गया। अब अमेरिकी सरकार में भी कुछ लोग बढ़िया माल फूंक कर बैठे होंगे जो उन्हें गाड़ी में डलने वाले इथेनॉल और शराब में फर्क न समझ में आया। अब देखो, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भैया टैक्स ठोक दिया तो ठोक दिया, इससे क्या फर्क पड़ गया होगा? तो देखो, टैक्स लगते ही इथेनॉल महंगा हो गया, और जब इथेनॉल महंगा हुआ तो उसकी डिमांड गिरी। लोग दूसरे अल्टरनेटिव चीजों पर जाने लगे और पूरी दुनिया धीरे धीरे तेल पर शिफ्ट हो गई। यानी एथेनॉल बेस्ड इंजन लटक गए और पेट्रोकेमिकल बेस्ड इंजन तरक्की की सीढ़ी चढ़ते चले गए। लेकिन फिर भी एक आदमी था जिसने इथेनॉल की वापसी मार्केट में कराई, और वो था हेनरी फोर्ड। 1896 में फोर्ड ने अपनी पहली गाड़ी बनाई जिसका नाम था क्वाड साइकिल, मतलब क्वाडिक साइकिल। और ये गाड़ी पेट्रोल पर नहीं बल्कि शुद्ध इथेनॉल पर चलती थी। इसके बाद फोर्ड ने वो कर दिखाया जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर पा रही हैं। फोर्ड ने अपने मॉडल टी में एक स्विच लगा दिया, मतलब जब पेट्रोल खत्म हुआ तो गाड़ी में इथेनॉल डाल लो, इथेनॉल खत्म हुआ तो उसे पेट्रोल पर चला लो। ये दुनिया का पहला फ्लेक्स्ड फ्यूल वाला वाहन था जो भाई ने 100 साल पहले ही तैयार कर दिया था। भाई टाइम ट्रैवलर नहीं, हैकर था। आज की टेक्नोलॉजी को 100 साल पहले ही हैक कर चुका था। अब इसके बाद अमेरिकी सरकार को 1906 में अपने द्वारा मचाए गए कलेश पर पछतावा हुआ और उन्होंने वो इथेनॉल पर बेवकूफी भरा जो टैक्स था उसे वापस ले लिया। अब सस्ते इथेनॉल का रास्ता खुल गया, लेकिन इथेनॉल अभी भी मार्केट में वापसी न कर पाया। देखो, 1916 में दुनिया को एक नए कीड़े ने काट लिया। जीएम मोटर्स ने तेज गाड़ी बनाने के चक्कर में अपने इंजन का कंप्रेशन रेशो बढ़ा दिया। वही एयर फ्यूल के मिक्सचर को ज्यादा दबाने वाला प्रोसेस जो होता है। अब ऐसा करते ही इंजन में नॉकिंग शुरू हो गई। लोगों ने कंपनी को गालियां देनी शुरू कर दी। कंपनी ने एक वैज्ञानिक बुलाया, नाम था थॉमस मिडग्लेज जूनियर। वैज्ञानिक महोदय ने समस्या सुनते ही प्रयोग की दुकान लगा दी और कंपनी से बोला, तेल में इथेनॉल मिलाओ, नॉकिंग खत्म हो जाएगी। अब कंपनी ने कहा कि भैया बेवकूफों जैसी बातें ना करो, कुछ ऐसा बनाओ जिसे हम पेटेंट कराकर बेच सके। इथेनॉल तो कोई भी घर में बना लेगा, इसे पेटेंट भी ना कराया जा सकता। तो भैया वैज्ञानिक महोदय ने टेट्रा इथाइल लेड की खोज कर दी और कहा इसे मिलाओ और नॉकिंग खत्म हो जाएगी और गाड़ी की पावर भी बढ़ जाएगी। लेकिन टेट्रा इथाइल लेड ने पूरी दुनिया में बच्चों के दिमागों को बर्बाद कर दिया, और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उसका थंबनेल देखो यहाँ कहीं लगा रखा होगा। अब लेड इतना हानिकारक है, ये चीज इतनी जल्दी ना खुली, और साल आ गया 1973। इजराइल का योम किपुर युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका ने इजराइल को हथियार दे दिए, अरब देशों ने मुंह फुला लिया और पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई बंद कर दी। अब ब्राजील इस चीज को देखकर घबरा गया। ब्राजील ने कहा, भाड़ में जाए दुनिया, अपन अपना तेल अपने आप बनाएगा। और 1980 आते आते ब्राजील ने अपने देश में हर 4 में से 3 गाड़ियों को पूरी तरह से इथेनॉल पर शिफ्ट कर दिया। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो इथेनॉल की वापसी पक्की है, तो नहीं महाराज, यहाँ एक नया कलेश पैदा हो गया। इसी दौरान इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी। अब जैसे ही चीनी महंगी हुई, ब्राजील के किसानों ने गन्ने की सप्लाई इथेनॉल प्लांट में न देकर चीनी की मिलों को देनी शुरू कर दी। अब जब सब चीनी बनाने लग गए तो ब्राजील में इथेनॉल खत्म हो गया। इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां सड़क पर और घरों के सामने खड़ी हो गई। गाड़ियों की बिक्री बंद हो गई, कंपनियां खत्म हो गई और इथेनॉल को फिर से सूली पर चढ़ा दिया गया। अब ब्राजील ने सबक सीख लिया कि भैया इथेनॉल भी रखो और पेट्रोल भी रखो। अब 1990 आते आते पेट्रोल में मिलने वाले लेड की पोल पट्टी खुल गई। अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिया, लेकिन उसके बाद तेल के अंदर MTBE को मिला दिया। अब ये MTBE कैंसर,
लिवर डिजीज और किडनियां खराब करता था। ये सीधा जमीन में लीक होकर ग्राउंड वाटर को पीने लायक ना छोड़ता था। अब जब अमेरिका में पानी बर्बाद होने लगा तो इसके ऊपर भी बैन ठोक दिया गया और थक हार कर वापस पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया गया। और एक कमाल की बात बताऊं, भारत में आज भी MTBE का इस्तेमाल होता है। आप गूगल करके देखो, आपको पता लग जाएगा। अब शायद ये हो सकता है कि MTBE का रास्ता छोड़कर हम नॉकिंग कम करने के लिए इथेनॉल मिला रहे हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जवाब तो इसका सरकार ही देगी। मैं तो बस एक अनुमान लगा रहा हूँ। और हाँ, अनुमान से याद आया, एक सवाल ये भी किसी ने पूछा था कि भैया अपने अनुमान से जरा ये बताओ, अगर हम इथेनॉल वाले पेट्रोल में पानी मिलाकर इथेनॉल को अलग कर ले और प्योर पेट्रोल गाड़ी को पिला दे तो क्या इससे कोई नुकसान तो ना है? अब देखो, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। आप जिसे प्योर पेट्रोल समझकर अपनी गाड़ी में डाल रहे हो, उसके अंदर कोई भी ऐसा एडिटिव नहीं है जो इंजन को नॉकिंग से बचा सके। चाहे लेड हो गया, MTBE हो गया या इथेनॉल हो गया, इन तीनों का काम ही यही था कि वो इंजन को नॉकिंग से बचाए। अब दो तो सरकार ने निकाल दिए, और इथेनॉल को अगर आप निकाल दोगे तो इंजन में नॉकिंग जरूर होगी, और इथेनॉल से गाड़ी खराब हो या ना हो, लेकिन नॉकिंग उसकी ऐसी तैसी कर देगी। और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो सोशल मीडिया पर बैठे हुए ज्ञानियों से ज्ञान मत लो, ये कुछ भी बोल देते हैं यार। ऐसे लोगों की कोई कमी थोड़ी है। अगर आपको शक है तो जरा गुगली बाबा से पूछ लो, जाओ गूगल करो, वहां सब कुछ लिखा है। याद करो, भारत सरकार ने बड़े शान से नीति आयोग बनाया था कि भैया ये भविष्य की नीतियां तय करेगा। अब इसी नीति आयोग ने 2022 में एक रिपोर्ट सरकार को दी और सरकार से कहा कि महाराज, E20 से गाड़ियों का एवरेज 6 से 7% गिर जाएगा, इसलिए इस तेल को सस्ता बेचो ताकि लोगों का नुकसान कवर हो सके। और दूसरी सलाह थी कि पुरानी गाड़ियों के लिए बिना इथेनॉल वाला तेल रखो, क्योंकि करोड़ों गाड़ियां इथेनॉल की मिलावट के लिए तैयार नहीं है। अब इस रिपोर्ट का नतीजा क्या निकला? तो जी, ना तो बिना इथेनॉल वाला तेल मिला और ना ही तेल सस्ता हुआ। सरकार ने अपनी ही संस्था की रिपोर्ट को ठेंगे पर रख दिया। आइए अब आपको सवाल जवाब के रूप में पूरी पिक्चर समझाता हूं। और ये सवाल आप लोगों ने ही कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे। मिल गया। तो सवाल है, क्या इथेनॉल से माइलेज गिरता है? तो भाई साहब, बिल्कुल गिरता है। सरकार ये खुद मानती है, लेकिन कितना गिरता है? वही 100 रुपए का तेल जिस पर बाइक पहले 40 किलोमीटर चलती थी, अब मात्र 34 किलोमीटर चलेगी। अब अगला सवाल, आखिर ये माइलेज गिर क्यों रहा है? देखो, पेट्रोल के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का गठजोड़ होता है। अब जलने पर ये गठजोड़ टूटता है और एनर्जी देता है, लेकिन एथेनॉल ऑक्सीजन लेकर बैठा है, उसके पास हाइड्रोजन और कार्बन का गठजोड़ पेट्रोल के मुकाबले कम है, इसीलिए उसके जलने पर 33% ऊर्जा कम मिलती है और यही एनर्जी डेंसिटी है। अब E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। अगर इंजन उतना ही फ्यूल जलाए तो वाहन की पावर 6 से 7% गिर जाएगी। लेकिन भैया, अपने यहाँ सड़क वही है अमेरिका वाली, हमें वजन भी उतना ही ढोना है, पुरानी रफ्तार पर ही वाहन को चलाना है, मतलब वाहन का काम नहीं बदला। अब जब लोड उतना ही है तो इंजन इस ऊर्जा की कमी को पूरा कहां से करेगा? जाहिर सी बात है, वो पहले से ज्यादा फ्यूल जलाएगा। अब अगर फ्यूल ज्यादा जलेगा तो वाहन जितना किलोमीटर पहले चल रहा था अब उतना नहीं चलेगा, और यही वो कारण है जिसकी वजह से वाहनों का माइलेज गिर रहा है। ये केमिस्ट्री है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आपको दोहरी मार पड़ रही है, पहला तो तेल महंगा मिल रहा है और ऊपर से वाहनों का माइलेज भी गिर रहा है। यही वो कारण था जिसकी वजह से नीति आयोग ने कहा था कि तेल को सस्ता बेचो ताकि इथेनॉल की वजह से गिरने वाले माइलेज का बोझ आम जनता पर ना पड़े। लेकिन यहाँ पर आप जरा ये सोचो, अगर इथेनॉल में ताकत कम है तो सरकार इसे रेसिंग कार का फ्यूल क्यों बुलाती है? सुनने में तो ऐसा लगता है कि रेसिंग कार का मतलब जबरदस्त पावर। तो भैया, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से सच है। इथेनॉल रेसिंग कार में तो इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं तो पूरा 100% ही इथेनॉल इस्तेमाल होता है। तो सरकार कहीं से झूठ नहीं बोल रही है। अब मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। देखो, इस वीडियो को ध्यान से देखो। यहाँ पर इंजीनियर्स ने एयर फ्यूल के मिक्सचर के ऊपर पिस्टन को लगाया, फिर बिजली की मदद से उसके अंदर स्पार्क बनाया, जिससे मिक्सचर में हुआ धमाका और पिस्टन दूर जाकर गिरा। लेकिन जब आप यही काम पिस्टन और सिलेंडर के बीच में एयर फ्यूल के मिक्सचर को दबाकर करते हो तो धमाका होने पर पिस्टन पहले से भी दूर जाकर गिरता है। अब जरा ये सोचो कि इस चीज से साबित क्या होता है? तो देखो, इससे ये साबित हुआ कि जितना ज्यादा एयर फ्यूल के मिक्सचर को हम दबाएंगे उतना ही ज्यादा उसके जलने पर हम उससे ताकत निकाल पाएंगे। अब देखो, यहाँ पर जैसे ही हमने एयर फ्यूल के मिक्सचर को और दबाया, ये मिक्सचर दबाव की वजह से हीट हो गया और अपने आप ही फट गया, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का नियम हमें ये बताता है कि जब हम किसी चीज को दबाते हैं यानी उस पर वर्क करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उस
एनर्जी ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और इसी टेम्परेचर ने एयर फ्यूल के मिक्सचर को उड़ा दिया और इस वक्त बेवक्त के धमाके को ही नॉकिंग कहा जाता है। अब इस नॉकिंग को रोकने के दो तरीके हैं, या तो इस मिश्रण को ज्यादा दबाओ मत, या फिर फ्यूल में कुछ ऐसा मिला दो जो इस दबाव झेलने की क्षमता को बढ़ा दे। अब रेस कार को बनाने वाले इंजीनियर्स ने अपनी गाड़ी के इंजनों को इस तरीके से डिजाइन किया कि वो एयर फ्यूल के मिक्सचर को ज्यादा दबा सके और इसी कारण की वजह से पेट्रोल में इथेनॉल को मिला दिया, या कहीं कहीं तो पूरा इथेनॉल ही पिला दिया, क्योंकि इथेनॉल मिलाने की वजह से कार में नॉकिंग तो होगी ना, और ज्यादा दबाव डालने की वजह से ताकत भरपूर मिलेगी। और भैया रेस कार वालों को एवरेज वगैरह से तो मतलब होता ही ना है, तो कार चाहे कितना भी कम माइलेज दे उन्हें कोई फर्क पड़ता भी ना है। अब सरकार कह रही है कि भैया रेस कार में इथेनॉल डलता है तो अपनी गाड़ियों में भी इथेनॉल वाला पावरफुल पेट्रोल डालो, टेंशन काहे ले रहे हो। तो देखो भैया टेंशन की तो बात है, पहली चीज तो हमारे यहाँ की सड़कें रेस ट्रैक ना है, दूसरा हमारी राम प्यारी यानी कि 10 साल पुरानी गाड़ी या मोटरसाइकिल उसे बनाने वाली कंपनी को थोड़ी ही पता था कि एक दिन भारत में E20 के अलावा पेट्रोल ही ना मिलेगा। इसी कारण की वजह से उन्होंने अपने वाहनों का कंप्रेशन रेशो कम रखा है, यानी कि एयर फ्यूल के मिक्सचर को पुराना इंजन कम दबाता है, पावर नहीं निकाल पाता है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से गाड़ियों का एवरेज गिर रहा है। अब ये सरकार को भी पता है, लेकिन वो ये आपको क्यों बताएगी। और एक काम की जानकारी और ले लो, किसी भी फ्यूल के फटने से पहले उसके दबाव झेलने की क्षमता को उसका ऑक्टेन नंबर कहा जाता है, यानी जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही वो फ्यूल दबाव झेल सकता है, यानी उतनी ही हाई एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर होंगी। अगर आपने कभी पेट्रोल पंप पर गौर करा है तो आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम 95 लिखा हुआ जरूर देखा होगा। ये 95 एक ऑक्टेन नंबर है। अब इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर 109 है, यानी सबसे महंगे पेट्रोल से भी ये थोड़ा ज्यादा है। लेकिन इसका फायदा क्या जब हमारी गाड़ी इथेनॉल के हिसाब से कंप्रेस करने के लिए बनी ही ना है। तो भैया रेसिंग फ्यूल बताकर इथेनॉल की आरती उतारने वाला लॉजिक बेसर पैर का है। अब देखो एक बात तो पक्की हो गई कि इथेनॉल नॉकिंग रोकता है, तो अगर इथेनॉल नॉकिंग रोक रहा है तो सड़क पर गाड़ियां झटके क्यों दे रही हैं? तो देखो याद करो, इथेनॉल के पास ऑक्सीजन था, वही ऑक्सीजन इथेनॉल को एक ताकत देता है। इथेनॉल एक एल्कोहल बेस्ड सॉल्वेंट है। अब आप कहोगे भैया पेट्रोल भी सॉल्वेंट है, तो आप बिल्कुल सही हो, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री का एक पुराना नियम काम कर रहा है और ये नियम कहता है लाइक डिसॉल्व लाइक। अब पेट्रोल का नेचर नॉन पोलर है, तो वो नॉन पोलर चीजों को ही घोलेगा, जैसे ग्रीस हो गया, तेल हो गया या टार हो गया। अब कंपनीज को ये बात पता थी, इसीलिए टैंक के अंदर किसी भी नॉन पोलर चीज का प्रयोग नहीं किया गया, और यही वो कारण है जिसकी वजह से सालों साल टैंक में गंदगी जमा होती रहती है, लेकिन तेल में घुलकर आपके फिल्टर तक नहीं पहुंचती, ना आपके फ्यूल इंजेक्टर खराब होते हैं। अब इथेनॉल बिल्कुल उल्टा है, ये एक पोलर सॉल्वेंट है और ये उसी गंदगी को जो आपके टैंक में मौजूद है इसे घोल देता है। अब ये गंदगी आपके तेल में मिलकर फिल्टर में जाएगी, जिसकी वजह से इंजन को फ्यूल पूरा नहीं मिलेगा और वो बार बार झटके लेगा और आपको ऐसा लगेगा कि भैया E20 आपके इंजन को खा गया। और अब आप जाओगे मैकेनिक के पास, वो आपसे ये कहेगा कि भैया ये इंजन तो गया, ये अब ना चलेगा। और देखो यहाँ पर कुछ लोग तो जानबूझकर इथेनॉल को विलन बनाने पर लगे हैं ताकि स्पेयर पार्ट्स का लंबा चौड़ा बिल बन सके और उनको उस पर कमीशन मिल सके। इस बहती गंगा में हर कोई अपने हाथ धो रहा है। अब इस समस्या का इलाज क्या है? तो भैया इसका इलाज है कि फिल्टर बदलो, अपने फ्यूल टैंक की टाइम से सफाई कराओ, और अगर आपको जरा सी भी कमी नजर आए तो तुरंत दिखाओ। ज्यादातर गाड़ियां इतनी सी सावधानी से ही ठीक हो जाएंगी। अब जरा उस वायरल वीडियो की बात करते हैं जिसमें इथेनॉल और पानी दोनों की अलग लेयर दिखाई गई है। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है, क्या ऐसा होना संभव है? तो इसका जवाब है नहीं। इथेनॉल और पेट्रोल अपने आप अलग नहीं हो सकते, लेकिन पानी इन दोनों को अलग कर सकता है। और क्यों अलग कर सकता है, अब जरा ये समझो। देखो आपको याद होगा कि इथेनॉल के पास ऑक्सीजन है, लेकिन पानी के पास भी ऑक्सीजन है। ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, दोनों पोलर बिरादरी के हैं, और जातिवाद और नेपोटिज्म केमिकल्स के बीच में खूब होता है। अब इथेनॉल पानी में घुल जाएगा और पेट्रोल से अलग हो जाएगा, और इसको कहते हैं फेज सेपरेशन। अब ये पानी और इथेनॉल नीचे बैठ जाएंगे, फिर सीधा आपके फ्यूल टैंक से होते हुए इंजन के अंदर जाएंगे। अब गाड़ी स्टार्ट ना होगी, कोरोजन खाएगी, मतलब फ्यूल लाइन चौपट और मोटा खर्चा पक्का। अब इसका इलाज क्या है? तो भैया बाजार में एथेनॉल फ्यूल स्टेबलाइजर आते हैं, उदाहरण के लिए जैसे लिक्विमोली या एक बीजी एथेनॉल डिफेंडर के नाम से भी आता है। अब जैसे ही आप इसको तेल में मिलाओगे, ये इथेनॉल से पेट्रोल को अलग नहीं होने देगा, यानी टैंक में जो थोड़ा बहुत उमस या पानी है वो लटक जाएगा, बिना किसी कलेश के वेपर बन के आपके साइलेंसर से निकल जाएगा। पर देखो आपको अपनी जेब तो ढीली करनी पड़ेगी, इसके अलावा अभी कोई इलाज नहीं है। और हाँ, मुझे याद आया, कुछ लोग कमेंट में ये भी बोल रहे थे कि 1 लीटर पेट्रोल में 10 ml टूटी ऑयल डाल देते हैं, इससे इंजन बच जाएगा। भैया भूल कर भी ये काम मत करना। टूटी ऑयल नॉन पोलर होता है, ये पानी और इथेनॉल को मिलने से नहीं रोक सकता, बल्कि
उल्टा मॉडर्न BS6 वाहनों के इंजन के फ्यूल इंजेक्टर और कैटेलिक कन्वर्टर को जाम करके आपके वाहन के इंजन को पहली फुर्सत में रुखसत कर देगा। अब देखो कुछ लोगों ने ये सवाल भी पूछा था कि पेट्रोल पंप से मिलने वाला जो ऑयल है उसमें 2 परतें क्यों आ रही हैं? तो भैया इसका कारण है घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो जमीन के नीचे जो स्टोरेज टैंक है उसके अंदर जो नमी है वो इथेनॉल वाले तेल से जाकर मिल गई और जब पानी मिलेगा तो फेज सेपरेशन होगा और तेल में लेयर बनेगी। अब हमारे यहाँ पर रेगुलर चेक तो होते ना, क्वालिटी पर भी कोई ध्यान देता ना, तो इसका समाधान तो जब ही मिलेगा जब सरकार नींद से जागे। अब साइलेंसर से टपकने वाले पानी के बारे में सुनो, इसे देखकर घबराओ मत, ये अच्छी खबर है। जब हाइड्रोकार्बन जलेगा तो पानी तो बनेगा, ये केमिस्ट्री का पुराना नियम है। पानी टपकना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक दमदार इंजन की पहचान है। इसका मतलब कंप्रेशन परफेक्ट है, एयर फ्यूल रेशो मस्त है और कंप्लीट कंबस्शन मिल रहा है, तो इसे देखकर तो चिंता ना करो। अब एक भाई ने ये सवाल भी पूछा था कि भैया सरकार गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से ये क्यों ना कहती कि इंजन में कोई बदलाव करें, कोई बढ़िया सी कोटिंग वगैरह लगाएं या एल्यूमिनियम सिलिकॉन अलॉय का प्रयोग करें। तो देखो भैया कोई भी कोटिंग लगा लो वो तो टिकेगी ना। इंजन के अंदर भयंकर तापमान होता है और कई हजार RPM पर पिस्टन सिलेंडर आपस में रगड़ खाकर चलते हैं, तो कोई भी कोटिंग चढ़ा लो वो तुरंत खुरच कर उतर जाएगी और फिर यही कोटिंग धीरे धीरे इंजन को खा जाएगी। और अलॉय से इंजन बनाना नामुमकिन है क्योंकि ये स्पेस टेक मटेरियल्स हैं। 1 लाख की स्प्लेंडर का इंजन ही 6-7 लाख में तैयार होगा। अब इतनी महंगी स्प्लेंडर को कौन खरीदेगा? इसीलिए ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। अब जरा आप इंश्योरेंस वालों का ड्रामा सुनो। देखो सरकार के दबाव में या बिक्री बचाने के लिए ऑटो कंपनीज के बड़े बड़े CEO प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल देते हैं कि भैया हमारे इंजन E20 के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन जब वही गाड़ी फेज सेपरेशन या फ्यूल पंप चोक होने की वजह से गराज पहुंचती है या फिर सर्विस सेंटर पहुंचती है तो इंश्योरेंस कंपनी फटाफट क्लेम रिजेक्ट कर देती है और इसका कारण है दूषित या मिलावटी ईंधन की वजह से होने वाला नुकसान इंश्योरेंस कवर ना करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? आपने तो E20 डलवाया था, तो भैया मतलब बिल्कुल साफ है। आपने जो E20 अपने वाहन के टैंक में डाला था उसने टैंक में जाकर टैंक में मौजूद गंदगी को अपने अंदर घोल लिया, फिर उस गंदगी को फिल्टर में ले गया और वहां पर इंजन का बाप भाई कर दिया। अब आप तो अपनी जगह सही हो और कानून के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियां भी सही हैं। अब इस मामले का समाधान तो तभी निकल सकता है अगर सरकार ध्यान देकर कोई खास गाइडलाइन निकाल दे जिसकी हाल फिलहाल में आने की उम्मीद कम से कम मुझे तो ना। अब अगला सवाल आता है कि आखिर इथेनॉल बनता कैसे है? तो देखो गन्ने का रस निकालो, उसमें खमीर डालो यानी कि ईस्ट डाल दो। ये एक छोटा सा जीव है, इस गन्ने के रस को खाएगा और बदले में इथेनॉल नाम का अल्कोहल देता जाएगा। अब अल्कोहल होता है पानी से हल्का, तो इसे गर्म कर दो, ये जल्दी से भड़क जाएगा और जब ये भाप बनकर उड़ेगा इसे अलग जगह इकट्ठा कर लो, बन गया आपका इथेनॉल। अब जरा जरूरी सवाल पे बात करते हैं, क्या वाकई में 10,000 लीटर का इस्तेमाल करके 1 लीटर इथेनॉल बनता है? तो देखो ये तो सच ना है। इथेनॉल बनाने में फैक्ट्री के अंदर 8 से 10 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है और मॉडर्न इंडस्ट्री इसे बड़े आराम से रिसाइकल करके बार बार इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जिस 10,000 लीटर की बात यहाँ पर हो रही है वो गन्ने को जमीन में बोने और उसकी फसल तैयार होकर कटने तक जो पूरा पानी का खर्चा है, ये 10,000 लीटर वो पानी है। अब जिन लोगों को इथेनॉल को कोसना है वो इस नंबर को कोट कर देते हैं और जो इथेनॉल के समर्थक हैं वो सिर्फ 12-13 लीटर को ही बताते हैं, जबकि दोनों में सच कोई भी ना है। हमें इन दोनों के बीच में कहीं पर पानी का खर्चा रखना पड़ेगा, तब जाकर कहीं पर एवरेज निकलेगा। लेकिन एक समस्या तो है, अभी के समय इथेनॉल बना रहे हैं हम गन्ने से, यानी गन्ने की मांग बढ़ेगी और गन्ना पीता है पानी, तो इथेनॉल पानी का कोई नया संकट ना खड़ा करेगा बल्कि जो संकट पहले से ही है उस पर और बोझ लाद देगा। और यही कारण है कि सरकार मक्के से इथेनॉल बनाने के बारे में विचार कर रही है। अब किसी ने यह भी पूछा था कि आखिर इथेनॉल बनाने में कितना प्रदूषण होता है? तो भैया भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है बर्निहाट, वहां पर इथेनॉल बनाने का प्लांट लगा हुआ है। पेड़ों के पत्ते भी काले हो चुके हैं, मतलब उनके ऊपर काली राख या काले रंग का कुछ पड़ा है। वहां की हवा सांस लेने लायक नहीं है। लेकिन क्या ये सब कुछ इथेनॉल ने किया है, मतलब इथेनॉल के प्लांट ने किया है? तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि 2022-23 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बर्निहाट को क्रिटिकली पॉल्यूटेड शहर में घोषित कर दिया था। मतलब इथेनॉल के प्लांट लगने से पहले ही वो शहर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में आता था, जिसका कारण था कोयला और धातु की फैक्ट्रीज। अब 2024 में वहां पर इथेनॉल का प्लांट लगा दिया गया। अब प्रदूषण ये भी करता है, लेकिन मार्केट में इथेनॉल क्योंकि गर्मा गर्म टॉपिक है तो सबने इसको विलन बना रखा है। लेकिन ये पूरा सच ना है, बल्कि सच तो ये है कि इथेनॉल का प्रदूषण करना इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के जो बॉयलर हैं उन्हें चलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कोयला जला रहे हैं या पराली में आग लगा रहे हैं तो भैया तब तो ये प्रदूषण जबरदस्त करेगा। मतलब पूरे
पूरे शहर का दम घोट देगा। लेकिन अगर बॉयलर को हम तेल या बिजली से चला रहे हैं और इससे निकलने वाले पानी को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ना के बराबर प्रदूषण करेगा। इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरीके से बना रहे हैं। अब जरा नितिन गडकरी पर जो आरोप लगे हैं जरा उनके बारे में भी सुन। देखो, नितिन गडकरी पर कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि इथेनॉल पॉलिसी को पुश करके गडकरी ने अपने फैमिली को फायदा पहुंचाया है। अब जो डॉक्यूमेंटेड सच है वो सुनो। नितिन गडकरी के दोनों बेटे इथेनॉल बनाने वाली कंपनी से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सच है। केन एग्रो से निखिल गडकरी और मानस एग्रो से सारंग गडकरी सीधे तौर पे संबंधित है। ये भी सच है कि केन एग्रो का शेयर प्राइस और प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़े हैं। अब ये सब देखकर जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं वो इसे घोटाला बोल रहे हैं और जो बीजेपी समर्थक हैं वो इसे इत्तेफाक बोलकर गडकरी को फंसाने की या बदनाम करने की साजिश बोल रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को सच मानते हैं। जो डॉक्यूमेंटेड था वो मैंने आपको बता दी। देखो, इथेनॉल कभी भी गलत ईंधन नहीं था, लेकिन हमेशा उसे एक गलत इंजन के अंदर डाला गया और बेचारा इसी की वजह से वो सूली पर चढ़ गया। इथेनॉल तो वैसे ही बेवजह बदनाम है। अगर आप इथेनॉल को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से बनाओगे, मतलब गन्ने के बजाय किसी ऐसी चीज से बनाओ जिसमें पानी का खर्चा कम होता हो, फिर जो पानी इथेनॉल को बनाने में लगता है उसे रिसाइकल कर लो। जो बॉयलर में आप ईंधन लगा रहे हो उसकी जगह बिजली का इस्तेमाल कर लो और इंजन में ऐसी मॉडिफिकेशन आ जाए कि इंजन उससे खराब ना हो। तो इथेनॉल तो कभी भी बेकार फ्यूल था ही नहीं। बस ये सब करने के बाद हमें उसकी स्टोरेज पे और ध्यान देना है ताकि उसके अंदर पानी ना मिले। अब जरा फटाफट कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कमेंट में एक सवाल था, क्या समुद्र के पानी से इथेनॉल बनाया जा सकता है? तो भैया बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि खारा पानी ईस्ट को मार देगा और बिना ईस्ट के इथेनॉल आसानी से ना बनेगा। अगला सवाल था कि भारत सरकार बिना इथेनॉल वाला तेल क्यों ना बेच रही? तो भैया उनकी मर्जी, उनका मन्ना है बेचने का, इसमें मैं और आप कुछ ना कर सकते। मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से सरकार ने ये कहा है कि उनके लिए बिना इथेनॉल वाला तेल बेचना संभव ना है। अब क्यों संभव ना है ये वो जाने। अब अगला सवाल है कि 1G 2G 3G फ्यूल क्या होते हैं? तो देखो, जो फ्यूल आपके खाने की चीजों से बनता है, जैसे चावल हो गए, मक्का हो गई या शुगर केन हो गया, मतलब गन्ना हो गया, ये कहलाएंगे 1G फ्यूल। अब जो फ्यूल आपका कूड़ा करकट जैसे कि भूसा हो गया, पराली हो गई, इनसे बनता है वो कहलाएगा 2G फ्यूल। और एल्गी से बनने वाले फ्यूल को हम कहेंगे 3G फ्यूल। अब भारत 1G फ्यूल तो बना रहा है, 2G पर रिसर्च कर रहा है और 3G अभी पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब लैब के अंदर टेस्टिंग चल रही है। अब एक सवाल ये भी था कि क्या प्योर पानी से गाड़ी चलाई जा सकती है? तो देखो, प्योर पानी से तो गाड़ी ना चलने वाली। आप स्टैनली मेरे केस के बारे में पढ़ लो, वहाँ आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। और अगर आपका मतलब ये था कि क्या पानी से हाइड्रोजन को अलग करके गाड़ी चलाई जा सकती है, तो देखो ये प्रोसेस रहेगा एनर्जी नेगेटिव। मतलब जितना खर्चा हमें हाइड्रोजन को अलग करके गाड़ी चलाने में आएगा उससे सस्ता तो फ्यूल ही पड़ जाएगा। अब इसके बाद एक भाई ने ये भी कहा था कि भैया एयरक्राफ्ट में और शिप में इथेनॉल क्यों न डालते? तो देखो, एयरक्राफ्ट उड़ता है बहुत ऊंचाई पर, वहां है तापमान कम और इथेनॉल वहां जम जाएगा, इसलिए एयरक्राफ्ट में तो इथेनॉल ना डालेगा। अब रही बात शिप के अंदर, तो देखो बड़े बड़े शिप चलते हैं हैवी फ्यूल पर और इस फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क प्लग ना होता, ये चलते हैं कंप्रेशन इग्निशन से, यानी कि दबाव पड़ने पर इनका फ्यूल फटता है और इथेनॉल आपका दबाव झेल सकता है, इसीलिए इथेनॉल शिप के अंदर काम करना है। अब जरा बात कर लेते हैं कि वो कौन से काम हैं जो भारत सरकार को करने चाहिए जिनसे आपकी, हमारी और सरकार की तीनों की मुसीबतें कम हो जाएंगी। तो भैया पहला है, हर पंप के ऊपर एक विकल्प दो, यानी कि E0, E10 और E20 तीनों फ्यूल मुहैया कराओ। एक ग्राहक को चुनने का अधिकार दो, कोई एक चीज सब पर मत थोपो। इसके बाद दूसरा है, सस्ता बेचो। जितना ज्यादा इथेनॉल पेट्रोल में मिलाते हो उतनी ही उसकी कीमत को घटा दो, क्योंकि माइलेज का बोझ तो वैसे ही लोगों के ऊपर पड़ रहा है, तो कम से कम थोड़ा सा फ्यूल सस्ता करके ही राहत दे दो। इसके बाद हर पंप का डाटा पब्लिक होना चाहिए, वहाँ की स्टोरेज फैसिलिटी कितनी अच्छी है उसका रेगुलर चेक होना चाहिए, आपने कितना इथेनॉल मिलाकर वहाँ पर तेल दिया है ये भी बताओ। ऐसा करने से E20 को कोई E40 बोलकर अफवाहें नहीं उड़ाएगा। और भैया सबसे जरूरी, जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उन सबके स्पेयर पार्ट जैसे कि रबर सील, गैस्केट्स वगैरह, इन सब के ऊपर टैक्स हटा दो, इन्हें सस्ता करो, ताकि अगर किसी का इंजन इथेनॉल की वजह से बर्बाद हो तो उसे कम से कम खर्चे में कुछ तो राहत मिले। और भैया इसके बाद साफ और सुरक्षित तरीके से इथेनॉल बनाओ, मतलब इथेनॉल बनाने के चक्कर में पर्यावरण की बलि मत चढ़ाओ। अब अगर ये सब कर लेते हो तो शायद सरकार अगले 5 साल और टिकी रहेगी, नहीं तो जितना बवाल चल रहा है लगता है इस बार बीजेपी घर वापसी हो जाएगी। इसलिए लोगों के सेंटीमेंट्स को समझो और जनता की भलाई के लिए फैसले लो। आपको लोगों ने चुनकर भेजा है, ऐसा कोई काम ना करो जिससे लोगों को अपने किए हुए फैसले पर पछतावा। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।